नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण 50 सवालों की। साथ ही आज की वीडियो में चुटकियों में हम यहाँ पर 50 सवाल करने वाले हैं साथियों। और ये जो सवाल है साथियों, रीट में आपके लिए जरूर आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप लेवल 1 के हो या लेवल 2 के हो, भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकंड हो, सभी के लिए ही ये महत्वपूर्ण रहने वाले कॉमन आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है साथियों। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है साथियों, इसमें लिखा है कि यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा इसके क्लियर कर देते हैं। लिखा है साथियों इसमें कि खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पर खेल विधि को हम प्रचलित करने का श्रेय हम किसको देते हैं, तो ये साथियों इसका है कॉल्डवेल कुक का। इन्होंने ही यहाँ पे खेल विधि को सबसे पहले प्रचलित किया था। अगला प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी हम कहते हैं। यानी व्याकरण शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसे हम सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो वो आपके साथियों की पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है। तो किंडरगार्टन जो विधि है साथियों, किसने दी है, तो ये फ्रोवेल ने दी है। और किंडरगार्टन शब्द का जो अर्थ होता है साथियों, होता है बच्चों का उद्यान, यानी बच्चों का उद्यान या बच्चों का बगीचा। ये इसका इंपॉर्टेंट सवाल उत्तर है साथियों। अगला सवाल है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में क्या सहायक होता है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जैसे हम आपस में बोल रहे हैं, तो वो स्थिति आप करेगा वाद विवाद में। बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा, वाद विवाद में मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है। अगला सवाल है साथियों, जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा होता है। यानी आरंभिक इसलिए का होता है जब आप कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसमें मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा होता है। पुस्तक होती है, विद्यालय होती है, परिवार होता है या संचार का माध्यम होता है। तो सबसे आरंभिक जो दौर है साथियों, परिवार से ही स्टार्ट होता है। इसका तीसरा जवाब बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 55 नंबर सवाल है साथियों, इसमें निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर वाचन शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना साथियों, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, या प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, या विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों तीसरा, कि प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर ही पठन शक्ति का आप विकास कर सकते हैं। ये वाचन शिक्षण का सबसे बेस्ट उद्देश्य यहाँ पर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है। वो कौन है साथियों, तो यहाँ पर पार्कस्ट है, किलपेट्रिक है, स्टीवेंसन है। तो इसका सीधा जवाब रहेगा साथियों मारिया मांटेसरी। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे पढ़ाने से पहले लिखना सिखाना है। अगला सवाल है, मौन पठन का क्या लाभ है। यानी मौन पठन का मतलब होता है साइलेंट रीडिंग, ठीक है। इसका जो लाभ क्या है, तो यहाँ पर साथियों इसका मैं सीधा सा जवाब दे दूं, दूसरा ऑप्शन रहेगा कि सब अध्याय की प्रवृत्ति इससे क्या होती है, विकसित होती है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। यानी रचना शिक्षण का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, या विविध भाषाओं का ज्ञान प्रदान करना, या व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो रचना शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो आपका रहेगा साथियों तीसरा, इसमें विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। ये इसका ऑप्शन गलत रहेगा, बाकी सारे इसके उद्देश्य रहेंगे। अगला सवाल है हमारा साथियों, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में कौन सम्मिलित है। तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में देखो, स्वगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, पर गति का सिद्धांत, या कक्षा एकता का सिद्धांत। तो अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत वो है साथियों स्वगति का, यानी अपने आप सीखना, अपनी गति से ही सीखना। अगला सवाल है साथियों यहाँ पर, साथियों ये हिंदी शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपको रीट में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा से सवर वाचन का भेद नहीं है। यानी से सवर का भेद इसमें से कौन सा नहीं है। आदर्श वाचन, समवेत वाचन, अनुकरण वाचन, या घेन वाचन। तो से सवर वाचन का भेद आपका घेन वाचन नहीं रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे वेदता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, या व्यापकता। तो अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं होती है वो रहती है आपकी आत्मनिष्ठता। ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। अगला साथियों जवाब है, प्रोफेसर किलपेट्रिक किसके शिष्य थे। तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे साथियों। इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है। तो सही जो उदाहरण है साथियों, ये आपका अभिनय प्रदर्शन रहेगा। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। छोटे, बड़े, किसी भी आकार के, या सूक्ष्म आकार के। तो प्रतिलेख में विद्यार्थियों को यहाँ पर बड़े आकार के यहाँ पे बनाने होते हैं। अगला सवाल है, भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें कैसी होनी चाहिए साथियों। लोक रंजनकारी, लोक मंगलकारी, या साहित्यिक, या इन सभी प्रकार की। तो भाषा पुस्तकालय में तो यहाँ पे सभी प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है।
तो यहाँ पर साथियों दृश्य का साधन बताना है। अगला सवाल है साथियों, इसमें हमारे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य साधन का उपकरण यहाँ पर है। तो चलचित्र, रेडियो, दूरदर्शन या चित्र विस्तारक यंत्र। तो यहाँ पे दृश्य साधन पूछा है, तो आपका चित्र विस्तारक यंत्र है या आपका दृश्य है। बाकी चलचित्र और दूरदर्शन ये दोनों श्रव्य दृश्य दोनों है, रेडियो केवल दृश्य साधन है। ठीक है, अगला सवाल हमारा यहाँ पर लिखा है साथियों, इसमें लिखा है मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि यहाँ पर नहीं आती है। प्रत्यक्ष विधियों के अंदर कौन सी नहीं आती है। वार्तालाप, भाषण, वार्तालाप, अभिनय या गद्य शिक्षण। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधियों के अंदर आपके गद्य शिक्षण नहीं आएगी, बाकी 3 आपके बिल्कुल आएगी साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 68 नंबर सवाल है साथियों, इसमें लिखा है पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से सही तरीका कौन सा है। अगर आपको पठन कौशल विकसित करना है तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा। बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुत लेख पर जोर या बाल फिल्म प्रदर्शन पे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही साथियों रहेगा कि बाल साहित्य को पढ़ाना, ये यहाँ पर पठन कौशल को विकसित करने में सबसे अच्छा रहेगा। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है। तो अच्छे प्रश्न पत्र की जो विशेषता होती है उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता ये भी होती है, एवं मानकीकृत ये विशेषता नहीं होती, बाकी व्यवहारिकता होती है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ये यहाँ पर अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, टार्गेसन और एम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सबसे सही अर्थ कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर टार्गेसन और एम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाण को एकत्रित करना, या मूल्यांकन सापेक्षित मूल्य में नवीन प्रविधि प्रमुख है, या जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करना है, या किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों, मूल्यांकन होता है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, यही मूल्यांकन कहलाता है। ये इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाइयों को हल करने हेतु शिक्षण है। यानी तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थियों की अधिगम समस्या और कठिनाई को हल करने का शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, निदानात्मक शिक्षण या अनुवर्ग शिक्षण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका उपचारात्मक शिक्षण, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से कौन सी भिन्न विधि है। यानी मातृत्तर भाषाओं में प्राचीन विधियों में कौन सी भिन्न है। भाषा शेषक विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। तो यहाँ पर जो प्राचीन विधियों में जो भिन्न भाषा है वो आपकी भिन्न विधि है, वो है खेल विधि। इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा 73 नंबर सवाल है, इसमें लिखा साथियों, शिक्षण उपागम में कीथ और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसका है। कीथ और प्रोफेसर एलन का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो आपके सूक्ष्म शिक्षण में होता है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका। अगला सवाल है हमारा 74 नंबर सवाल है, इसमें लिखा है साथियों, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है और कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है। वैश्य काल, प्रौढ़ काल, किशोर काल या शैशव काल। तो ये सब कुछ जो कल्पना, चिंतन, तर्क, ये जो सब कुछ होता है ये आपका किशोर काल में होता है, जो कि साथियों 12 से लेकर 19 वर्ष के बीच में होता है। इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर रहता है। अगला प्रश्न है साथियों, इसमें लिखा है साथियों, आदर्श पठन विशेष सामग्री पर प्रश्न पूछना या विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए होती है। तो ये सब जो गतियां हैं साथियों ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए होती है, जो कि 6 से 8 के लिए होती है। उन सभी के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण रहती है साथियों। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। यानी सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। 6 से 9 वर्ष के लिए, 12 से 15 वर्ष के लिए, 18 से 21 वर्ष के लिए या 21 से 24 वर्ष के लिए। तो सबसे अच्छा समय साथियों 6 से लेकर 9 वर्ष के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला सवाल है हमारा, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना ये उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो किशोर स्तर पर, युवा स्तर पर, शिशु स्तर पर या प्रौढ़ स्तर पर। तो इसका सही जवाब रहेगा शिशु स्तर, बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा 78 नंबर सवाल, इसमें लिखा है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न कौन सा तत्व है। यानी आंतरिक तत्वों से भिन्न कौन सा है। भाषा, शैली, विशेष सामग्री या उच्चारण शैली। तो यहाँ पर आंतरिक तत्वों में भाषा आती है, शैली आती है और विशेष सामग्री आती है, लेकिन उच्चारण शैली
आंतरिक तत्वों के अंदर नहीं आती है। अगला सवाल है, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का किस प्रकार का है, किस प्रकार का ये प्रश्न है साथियों? तो इसमें देखो, बहुविकल्पी प्रश्न है, लघुत्तर प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है या वर्गीकृत प्रश्न है। तो ये एक लघुत्तर प्रश्न है, बिल्कुल इसका दूसरा सही जवाब रहेगा। अगला 80 नंबर सवाल है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण कौन सा है? तो प्रश्न पत्रों की विशेषता होती है, उसके अंदर असंगत आपको ढूंढना है। विश्वसनीयता ये होती है, अति व्यापकता, वैधता या व्यवहारिकता। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र की असंगतता की बात हो रहा है, तो यहाँ पर देखो विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, व्यवहारिकता होती है, लेकिन अति व्यापकता ये नहीं रहती है। तो इसका ये वाला जवाब बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 81 नंबर हमारा सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु ये लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो या आंतरिक मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए, तभी सही होगा। तो इसका पहला ही बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है हमारा, विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन बासबर ने किया है, ये बिल्कुल सही है। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ है, बिल्कुल सही है। ये पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई है, ये भी सही है। तो इस यहाँ पे इसमें उपरोक्त कथन सही रहेंगे, यानी तीनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेंगे विनेटिका प्रणाली के बारे में। अगला साथियों, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है? जो संरचनात्मक उपागम है उसका अन्य नाम क्या होता है हिंदी शिक्षण में? यहाँ पे ध्वनि निर्माण उपागम, अक्षर गठन उपागम, वाक्य गठन उपागम या वाक्य पठन उपागम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा तीसरा, बिल्कुल साथियों यहाँ पर वाक्य गठन उपागम इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा शीर्षक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या खेल विधि। ठीक है, तो पुस्तकों के माध्यम से अगर हम भाषा की मूल ध्वनि लिपि का ज्ञान करा रहे हैं तो इसे पाठ्य पुस्तक विधि ही कहेंगे, ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा 85 नंबर सवाल है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? किलपेट्रिक, मॉन्टेसरी, डाल्टन या पार्कहर्स्ट ने? तो यहाँ पे डाल्टन प्रणाली का जो आविष्कार है पार्कहर्स्ट ने किया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसे लगा सकते हैं, इस तरह का सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगला सवाल है, बलूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। तो यहाँ पर जो त्रिपदी जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा पद सम्मिलित है यह बताना है। सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवहारिक प्रयोग या व्यवहार परिवर्तन। तो यहाँ पर बलूम में यहाँ पे जो आपका व्यवहार परिवर्तन है ये एक उसमें सम्मिलित पद है। अगला सवाल है हमारा, सुंदर अनुलेख की आवश्यकता। सुंदर अनुलेख की आवश्यकता की शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख की, ठीक है, अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे, अनुलेख से स्वर बोलकर लिखवाया जाए, या अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसा कि आदर्श लेख में हो। यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन। देखो यहाँ पर सुंदर अनुलेख का मतलब है कि लिखते वक्त शिक्षार्थी की सहायता नहीं ले, बिल्कुल सही है। अनुलेख से स्वर बोलकर होना चाहिए, ये भी सही है। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे आदर्श लेख में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर चारों तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे इसमें। अगला सवाल है हमारा, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? जो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। चित्र विस्तारक यंत्र, चार्ट, ग्रामोफोन या नाटकीकरण। तो इसका श्रव्य और दृश्य दोनों है साथियों, ये है नाटकीकरण। इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों होते हैं यहाँ पर नाटक के अंतर्गत साथियों। अगला सवाल है हमारा, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, यानी पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण कौन सा नहीं है? भाषा, जिल्द, विशेष सामग्री या शैली। तो यहाँ पर जो विशेष सामग्री है ये आपके आंतरिक गुण में नहीं आता है, बाकी ये तीनों ही आंतरिक गुणों के अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? यानी भाषा पुस्तकालय का आपको लाभ बताना है। कला शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, विकल्प 1 और 2 दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भाषा पुस्तकालय का लाभ कक्षा शिक्षण में पूर्ति, ये सही है। स्वाध्याय के लिए अवसर, ये भी सही है। तो दोनों ही जवाब आपके बिल्कुल सही रहेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का कौन सा गुण है? यानी मौखिक परीक्षाओं का गुण आपको बताना है। तो इसका देखो पहला है, एक शिक्षक एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है और समय अधिक लगता है। मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल, सुनना, पढ़ना और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। और लास्ट का है साथ इसमें, इन परीक्षणों से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इसका तीसरा जवाब बिल्कुल सही रहेगा कि इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल जैसे सुनना, पढ़ना और बोलना का एक साथ मापन यहाँ पर किया जा सकता है। ये ही मौखिक होता है, ठीक है। मौखिक में सुन भी सकते हैं, पढ़ने भी होती है और बोलने की तीनों चीजें इसमें काम करती है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद यहाँ पर नहीं है? तो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत कौन सा पद नहीं आता है? परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना या परीक्षण का अनुप्रयोग। तो यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण का नहीं होता है, चौथा ऑप्शन परीक्षण का अनुप्रयोग, ये इसका नहीं रहेगा। बाकी 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेंगे। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर सतत और व्यापक प्रणाली का दोष है। सतत और व्यापक प्रणाली का कौन सा दोष है? तो यहाँ पर देखो, पहला है अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देश और परामर्श निर्देश देते हैं और विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। यहाँ पर ये देखो कौन सा और रहेगा विद्यार्थियों पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है। तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन रहेगा साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में प्रश्न हमारा था कि दोष बताना था। तो यहाँ पर यही दोष रहेगा साथियों, इसमें चौथा ऑप्शन है यही, सतत और मूल्यांकन प्रणाली का दोष रहेगा। इसमें दोष क्या है कि विद्यार्थी वर्ष भर क्या करता है, परीक्षा का इसमें भय बना रहता है विद्यार्थियों में, जिससे उसका स्वाभाविक विकास है ना वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये एक दोष है, बाकी तो सतत और सीसी में सबसे कुछ रहता है। अगला है, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार के। तो भाषा की शिक्षा अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, व्याकरण अनुवाद विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, भंडारकर मोदी ने ही ये विधि दी है। अगला सवाल है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कहाँ से होता है? तो लेखन क्रिया का शिक्षण है वो आरंभ होता है आपको सीधी रेखाओं से, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमें, शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी पद्धति रहेगी? पद शिक्षण, गद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। तो शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आपकी गद्य शिक्षण रहेगी, ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, शब्दकोश का प्रयोग करने से बच्चों की निम्न में से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो शब्दकोश का प्रयोग करने से बच्चों में उच्चारण क्षमता, वाचन क्षमता, उपयोग क्षमता या गायन क्षमता। तो यहाँ पर शब्दकोश का अगर वो प्रयोग करेगा तो उसमें उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी साथियों, ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 99 नंबर सवाल है यहाँ पे साथियों, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक चरण कौन सा है? तो भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक चरण होगा वो आपका पहला ही रहेगा। पहले जिज्ञासा होती है, उसके बाद प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास, ये इसमें पहला जवाब रहेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और आज का और अंतिम सवाल है साथियों यहाँ पे, भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौती क्या है? वर्ण द्वैत की, उच्चारण की, मानक और स्थानीय रूप में सामंजस्य या व्याकरण संबंधी ज्ञान की। तो जो प्रमुख चुनौती है आपकी तीसरा रहेगा, मानक और स्थानीय रूप में सामंजस्य की चुनौती रहती है साथियों। ये हिंदी शिक्षण वीडियो के साथियों 50 प्रश्नों की ये क्लास थी साथियों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें साथियों, आपके साथ साथ अन्य दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। रीट का एग्जाम आपका 27-28 को होने वाला है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आप अपना एडमिट कार्ड जल्दी देख ले। थैंक यू, धन्यवाद।